हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एससी वर्मा काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज की। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 हम पहले ही कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर वीडियो देखें। मैंने एक एक क्वेश्चन को काफी ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और यहां पर भी मैं कॉन्सेप्ट, उसके पीछे के हिडन कॉन्सेप्ट, सब चीज आपको एकदम क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं एचसी वर्मा सॉल्यूशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। व्हाट इज द डिस्टेंस he has to walk to reach the field? What is the displacement from his house to the field? क्या गिवन है कि पार्टिकल जा रहा है नॉर्थ में, राइट? आपको साइन कन्वेंशन पता ही है। ऊपर हम लेते हैं नॉर्थ, राइट में लेते हैं ईस्ट, नीचे लेते हैं साउथ और लेफ्ट में लेते हैं वेस्ट, राइट? नाउ पार्टिकल गया नॉर्थ में, कितना डिस्टेंस चला? 50 मीटर। फिर वो चला ड्यू ईस्ट, कितना? 40। फिर वो गया 20 साउथ में, ठीक है? अब डिस्टेंस कितना हुआ? बेसिकली टोटल लेंथ 50 प्लस 40 प्लस 20, तो मेरी डिस्टेंस तो आ गई 110 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। मतलब मुझे क्या ये लेंथ निकालना है, राइट? ये लेंथ निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, उसको ट्रायंगल बना लेता हूं, ये, राइट? अगर ये 20 है तो ये वाली लेंथ भी 20 होगी। ये 20 है तो ये 50 माइनस 20 होगी, तो ये बचा 30। ये 30 है, ये 40 है। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 50 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50 मीटर, राइट? नाउ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइप बन गया ऐसे। अब अगर मैं एंगल निकालता हूं तो एंगल कैसे लेते हैं हम? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये थीटा होता है एंगल, राइट? अच्छा, एंगल निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इसको भी ट्रायंगल बनाऊं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 और ये डिस्टेंस तो पहले से ही 4, तो ये जाएगा 3/4। तो मैं यहाँ पे एंगल लिख सकता हूं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4, राइट? अब इसको मैं ईस्ट, यहां पे ये क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 नॉर्थ टू ईस्ट, राइट? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0 एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0. फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। यहां पे एक ओरिजिन मान लीजिए, इस ओरिजिन से वह 20 मीटर राइट में गया, राइट? फिर वापस पलट के 20 मीटर लेफ्ट में चला गया सेम लाइन में, तो ये -20 हो गया, राइट? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? ये प्लस ये प्लस ये, तो डिस्टेंस हो गई इसकी 60। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, सो इट इज -20 माइनस 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा? -20 मीटर। और डिस्टेंस कितना आ गया? 60 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय 320 बाय रोड। एक पॉइंट ले लिया मैंने पटना, एक पॉइंट ले लिया मैंने रांची। अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट से आता हूं तो कितना होता है ये? 260 किलोमीटर। और अगर मैं बस से घूमता हुआ जाता हूं तो ये कितना पड़ता है मेरे को? 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। नाउ फ्लाइट से कितना टाइम लगता है मेरे को? फ्लाइट से मेरे को टाइम लगता है हाफ आवर, गिवन है 30 मिनट्स, राइट? और बस से कितना टाइम लगता है मेरे को? बस से टाइम लगता है मेरे को 8 आवर्स। क्लियर? चलिए, क्या पूछ रहे हैं वो? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं प्लेन की बात करूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 260। टाइम कितना लग रहा है? 1/2। ये हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं?
बी पार्ट में वो मुझसे पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अगर मैं बस की बात करूं, फिर से मेरे को डिस्टेंस बाय टाइम लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है बस का 320, टाइम कितना लग रहा है 8, तो दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। बस की भी निकालना है और प्लेन की भी निकालना है। देखो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी 260 है और इस केस में भी 260 है। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 260। लेकिन यहां पर टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स, दैट इज 1/2 आवर, और यहां पे 8 आवर्स। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 520। ये तो सेम रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होना है इसमें। 520 किलोमीटर पर आवर और 260/8 होता है 32.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर रीडिंग गिवन है हमें, राइट। कहां से कहां तक पर्सन ट्रेवल किया है 12416 किलोमीटर ट्रेवल कर गया है। इनिशियल पॉइंट क्या था इसका 12352। अगर मैं पूछूं आपसे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी इसने इसने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर कितना रहा ओनली 64 किलोमीटर्स, राइट 64 किलोमीटर। नाउ वो पूछ रहे हैं हमसे व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितना टाइम लग रहा है इस आदमी को लग रहे हैं 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारे पास 32 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी पूछी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, स्टार्ट कर रहा है रस्ते, और फाइनल वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली उसने 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। हमेशा याद रखिए जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरा 5/18 इंटू 18 कैंसिल 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सो हो जाएगा 5 - 0/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एक ग्राफ दिया है मुझे स्पीड और टाइम के बीच में। द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 seconds, राइट। हमें डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली स्पीड टाइम कर्व के बीच में जो एरिया आता है वो मुझे डिस्टेंस दे देता है, और वेलोसिटी टाइम कर्व के बीच में जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। तो मुझे एरिया निकालना है बेसिकली इसका। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना बड़ा इजी है। यहां पे हमें गिवन है 8 seconds, और 8 seconds में हमें गिवन है स्पीड ऐसे, राइट। कितनी मैक्सिमम स्पीड हो रही है इसकी, ये हो रही है 20। तो एरिया हम हमेशा टाइम एक्सिस के साथ निकालते हैं, ये वाला एरिया। तो कितना आएगा ये एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 80 मीटर्स, करेक्ट। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। अब वो पूछ रहे इसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है, राइट। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज स्लोप। tan थीटा निकालना है इसका, तो y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट tan थीटा, y बाय x, तो हो जाएगा 20/8। 20/8 कितना आ गया मेरा 20/8 हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The acceleration of a cart started at t equal to 0 varies with time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. वो हमसे पूछ रहे हैं कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ग्राफ हमें गिवन है ये 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, और एक्सेलरेशन की वैल्यू +5 और नीचे -5, राइट। हमें पता है यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या वेलोसिटी लीनियरली वेरी होगी,
वेलोसिटी लीनियरली वेरी होगी, ये चीज़ क्लियर है आपको? वेलोसिटी एकदम लीनियर बढ़ेगी। तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। वेलोसिटी मेरी यहाँ से बढ़ी यहाँ तक, इस पॉइंट तक। फिर क्या हुआ? एक्सेलरेशन कैसा हुआ मेरा? 0, मतलब वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। फिर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी वापस घट जाएगी और फाइनली इधर इस पॉइंट पर आ जाएगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे ही एंड होगा। अगर नहीं होता तो फिर कहीं और होता, वो हम निकालेंगे वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं मैं, तो आप देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट? वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल है, ऐसा मान के चलिए, राइट? तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा कर्व ऐसा बने या मेरा कर्व ऐसा बने, ये वाला। लेकिन सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे अब इंक्रीज होती जाएगी। पहले 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, जरा सी डिस्टेंस, थोड़ी सी, फिर सेकंड सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, फिर थर्ड सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस, ऐसे। तो इसलिए ये ऐसा इंक्रीज होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ऐसे। क्लियर? अब क्या हो रहा है? मेरी वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, मतलब मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो पोजीशन हमेशा बढ़ती जाती है, पोजीशन कम नहीं हो सकती। तो ये अब कर्व ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे, राइट? फिर आप वही क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ऐसा क्यों नहीं बना? वही लॉजिक, क्योंकि अब ये घट रहा है, राइट? तो इसके ऑपोजिट बनेगा, ये तरह ग्राफ होगा, ऐसा, इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ बनना चाहिए। अब मैं इसको एनालिसिस करता हूं 1 बाय 1। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कोई दिक्कत? मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था कि हाउ टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना सिखाई थी काफी अच्छे से, राइट? तो हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे। कौन से वीडियो में सिखाया था मैंने आपको? पार्ट 4 में। अगर आपने नहीं देखा है काइनेमेटिक्स पार्ट 4, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, काफी अच्छी चीज। उसमें गैलीलियो थ्योरम तो भगवान बताइए, एकदम बाप। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ए से बी मोशन लगाएंगे, बी से सी और सी से डी। इस मोशन को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? +5, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? -5, राइट? तीनों केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। तो तीनों केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इजीली, राइट? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो ये 0 है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। मैं काम करता हूँ 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। v इक्वल्स टू u प्लस at, तो मेरी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, राइट? 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना है? t10 स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरा? 250 मीटर। ए टू बी टू सी एक्सेलरेशन 0 है। अगर बी टू सी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं v इक्वल्स टू u प्लस एटी भी लगाता हूं, तब भी मेरा फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 50। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्पीड कितनी रहेगी मेरी? 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब घटेगी। चलो मैं पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट? जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाते हैं। एक्सेलरेशन अगर कुछ होता है गिवन वैल्यू, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10, दैट इज 500 मीटर्स, राइट? अब C2D लगाते हैं, जब हमारा रिटार्डेशन है। इस केस में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी है? 50, तो u मेरी 50 हो गई। एक्सेलरेशन कितना है? -5 है ही सही। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। सो मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ, v इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी, तो ये कितना हो गया? 0। मतलब पार्टिकल फाइनली कहां पर आ गया? रेस्ट पे आ गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? इंटू टी स्क्वायर, राइट? हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा 250 मीटर, राइट? अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 100 मीटर के बराबर आ गया। तीनों को ऐड कर दो, 1 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, फिगर शोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, हमको क्या निकालना है? फाइंड तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड, थर्ड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड। तीन चीज निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। देखिए ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, राइट। आपको पता है अगर मैं इसका स्लोप निकाल लिया मैंने, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इज नथिंग, इट इज tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? 6, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? 10। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 6/10.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। देखो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल जा रहा है सिर्फ राइट में, राइट। अगर पार्टिकल सिर्फ राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, और वो होगा एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया ट्राइंगल एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। दोनों एरिया को ऐड कर देता हूं मैं, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 6 इंटू 10 प्लस इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 2 इंटू 10। तो मेरा आंसर आ गया 50 मीटर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एट 2, 5, 8, 12 सेकेंड्स। मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है और क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज डिफरेंट पॉइंट पे। कहाँ कहाँ पे? 2 सेकेंड्स पे, मतलब ये देखो 2.5 है तो 2 यहाँ होगा लगभग, एक ये पॉइंट हो गया, एक 5 पे निकालना है, एक 8 पे निकालना है लगभग यहाँ, और एक 12 पे निकालना इधर, राइट। तो ये टोटल 15 सेकेंड्स तक गिवन है ये पोजीशन, राइट। अब देखिए आप अगर यहां पे देखें तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 10, मतलब यहां से लेके यहां तक 0 से 10, एवरेज वेलोसिटी किसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इधर से देखो, यहां से यहां तक 0 से लेके डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, आपको वाई एक्सिस में जो दिखा है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है एक्चुअली में, राइट। तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल कहां तक चला गया? 100 मीटर तक। तो वेलोसिटी आ गई मेरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मेरी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। अब एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे निकालूं या इस पॉइंट पे निकालूं या इन दोनों बीच के पॉइंट के बीच में निकालूं, कहीं भी निकालूं, स्लोप हमेशा क्या आएगा? सेम। तो जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें उसके हिसाब से काम करना है। इसका स्लोप कितना है? ये है 550 और ये है 2.5। तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई कितने? 2 सेकेंड्स पे 50 डिवाइडेड बाय 5/2, राइट। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए यहां पे निकालना है तो इसका स्लोप कितना होगा? ये तो हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप कितना हो गया? 0। थर्ड, इस पॉइंट पे निकालना है। अब देखिए फिर से ये डिफरेंस 100 माइनस 50, मतलब ये डिफरेंस कितना हो गया? 50, और ये 10 माइनस 7.2, 2.5, क्या वही वैल्यू आ जाएगी? 50 डिवाइडेड बाय 5/2, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। लास्ट ये निकालेंगे। अब यहां पे देखिए स्लोप नेगेटिव है, राइट। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो डायरेक्ट स्लोप निकाल लीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 5,
सो आंसर आ गया -100 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकंड्स, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पीरियड। मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। करेक्ट? वी नो दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहां से यहां तक का मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। एरिया क्या होगा? बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू व्हाट इज टोटल बेस, दैट इज 20 इंटू 5, कितना हो गया मेरा? 50। सिमिलरली अगर ये एरिया निकालूंगा तो ये -50 आएगा, सिमेट्रिकल है, राइट? ये 40 सेकेंड से। बट जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमको पूरी चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये प्लस ये, राइट? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमको ऐड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 + 50, दैट इज 100 मीटर, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? इधर +50 है, इधर -50 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी? 0। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम figure shows xt graph of particle, find time t such that average velocity of the particle during the period 0 to t is 0। देखिए वो बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी 0 होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 0 होना चाहिए। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब देखो पार्टिकल घूम के नीचे गया, फिर नीचे गया टाइम के साथ, फिर वापस ऊपर गया, राइट? और इस पॉइंट पे आके अगर वापस आ गया तो इस पॉइंट पे मेरे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसका मतलब लगभग इस टाइम के ऊपर, राइट? इस टाइम जब पार्टिकल यहां से नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, राइट? ये ग्राफ आपको शो हो रहा है वेरिएशन डी के साथ, कंफ्यूज ना हो आप। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है। यहां पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया टाइम। अब देखो ये गिवन नहीं है तो अपने को क्या अप्रॉक्स मानना पड़ेगा, लगभग 12 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है, सारे आंसर्स पॉसिबल है 10 to 15 के बीच में, जो भी गिवन हो ऑप्शन में आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं वो? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये पार्टिकल ए है मेरा, and travels along the solid curve shown in figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has same direction as that of instantaneous velocity at B. देखिए क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आना चाहिए। आपको पता है इस पाथ पे मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसा, यहाँ 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 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसा, ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है डायरेक्शन इन सब पॉइंट पे। और मुझे एवरेज निकालना होता है तो मैं इनिशियल पॉइंट से लेता हूँ, यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये मेरी डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की, राइट? मतलब ये डायरेक्शन देगा मेरे को एवरेज वेलोसिटी की और ये डायरेक्शन देगा मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? नहीं। मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो। तो देखिए अगर मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं, ये इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है और एवरेज वेलोसिटी जो यहां से लाइन ज्वाइन करती है वो भी इधर है। क्या चीज क्लियर है? मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। टाइम गिवन हमें 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यू की वैल्यू पुट करता हूं मैं 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर,
that is 5 into 5. Clear? So what I am getting here? 3, 15 plus 20, that is 35 meter. Question number 13 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. A person traveling at 43.2 km per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will travel before stopping? देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है. जैसे मान लो आपने कार ड्राइव कर रहे हो, स्कूटर ड्राइव कर रहे हो और बहुत स्पीड में हो. जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो क्या स्टॉप हो जाता है एकदम से? नहीं होता है, राइट. थोड़ी सी डिस्टेंस आप आगे जाके स्टॉप करते हो. तो वही पूछ रहे हैं वो. क्या गिवन है? हमें गिवन है 43.2 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले अपन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो 43.2 इंटू 5/18 कितना आ गया मेरा? यह आएगा 12 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितनी भाई? 12 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो मैं ब्रेकिंग एफर्ट का जो एक्सेलरेशन होता है या डिसेलरेशन है वो कांस्टेंट मान के चलता हूं क्योंकि गिवन है, राइट. तो मैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0. ये पार्टिकल स्टॉप हो जाता है. इनिशियल वेलोसिटी 12 प्लस डिसेलेरेशन कितना है? गिवन है अपने को -6. तो डिस्टेंस आ जाएगी. तो डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, v स्क्वायर बाय 2a, राइट. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 12. मेरा आंसर आ गया 12 मीटर, राइट. इतनी दूर पार्टिकल चल के फिर रुक जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट. द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train. Second, the maximum speed attained by the train. Third, the position of the train at the half of the maximum speed. इस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर आप ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये काफी इजी हो जाएंगे. ठीक है, मैं ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं उसको. क्वेश्चन नंबर 15 को मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं. वेलोसिटी टाइम कर्व. वो बोल रहे हैं कि हाफ मिनट मतलब लगभग 30 सेकेंड्स के आसपास, 30 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रहा है. फिर 1 मिनट मतलब टोटल 90 सेकेंड्स तक डिसेलरेट कर रहा है, राइट. 30 + 60 90. यहां से यहां तक का टाइम 1 मिनट गिवन है. अच्छा, यहां पे उन्होंने एक्सेलरेशन गिवन है. मुझे एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मतलब क्या है? इसका स्लोप, राइट. अगर मुझे स्लोप गिवन है तो परपेंडिकुलर v मैक्स मान लेता हूं मैं. ये मैक्सिमम स्पीड मान लेता हूं v मैक्स. टाइम कितना लग रहा है? 30. तो क्या v मैक्स की वैल्यू 60 आ गई? 60 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अच्छा, अब यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 60. तो मैं डिसेलेरेशन भी निकाल लेता हूं. परपेंडिकुलर बाय बेस. नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरा आएगा कितना? परपेंडिकुलर बाय बेस. ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. चलिए, अब हम उससे क्या पूछ रहे हैं? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन. क्या मुझे एरिया निकालना है इसका? राइट. टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है. एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना टोटल? 90. हाइट 60. कितना आंसर आ गया मेरा? 2700 मीटर, राइट. नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड अभी अपन निकाल ही ली है 60. सी द मैक्सिमम स्पीड attained by the car by the train 60 है. The position of the train at half of the maximum speed. जब इसकी मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा मतलब जब मेरी वेलोसिटी 30 होगी, 30 मीटर पर सेकेंड, राइट. 60 का हाफ, मैक्सिमम का हाफ. तब वो पूछ रहे हैं तब उसकी पोजीशन क्या होगी. अब मुझे पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस निकालना है मुझे, राइट. सो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. मैं लगाता हूँ थर्ड इक्वेशन.
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू एस, राइट। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 30 इंटू 30 दैट इज 900/4 225 मीटर। क्या चीज क्लियर है आपको? चलो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A bullet traveling with a velocity 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. तो सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है, राइट। एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, रेस्ट पे आ गया है पार्टिकल। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके 0.4, राइट। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये 0 है, 16 स्क्वायर प्लस 2 a 4/10, राइट। तो ये कितना आ गया हमारा? ये हमारा आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है, करेक्ट। दिस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। सो मैं लगाता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू कितना है 16, ए कितना निकल के आया 320, राइट। तो यहां से मेरा आंसर कितना आएगा 1/200। सेवनटीन्थ प्रॉब्लम देखते हैं। अ बुलेट गोइंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड। फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 5 सेंटीमीटर, 5/100 मीटर, राइट। दे आर आस्किंग डिसेलरेशन। वही क्वेश्चन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सो 0 इक्वल्स टू 350 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज 5/100। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आना चाहिए ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed 18 km per hour, find the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period. क्या चीज गिवन है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। फाइनली स्पीड कितनी रीच कर गया 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लिख सकता हूं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जगह मीटर पर सेकंड में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ इट टेक्स 5 seconds to reach the speed 18 km per hour, find the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period. क्या गिवन है हमको गिवन है कि जो टाइम है वो 5 सेकेंड है, राइट। इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं। यहां पे मुझे एक चीज और गिवन है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, राइट। तो आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। ना मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाय टी। तो ये हो गया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, u इज 0 a इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 1, सो इट इज 5 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 12.5 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ेगी। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brake after he sees a need for it. दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है
और उसने एकदम से सामने कुछ देख लिया, राइट, या सिग्नल आ गया मान लीजिए, तो वो ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा। जब उसने देखा और ब्रेक लगाया, वो साइमल्टेनियसली होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको बोलता है रिएक्शन टाइम, राइट। तो रिएक्शन टाइम में वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद वो डिसलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। यहां पर देखते हैं रिएक्शन टाइम कितना है पार्टिकल का, 0.2 सेकेंड्स। रिएक्शन टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड्स। ही इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकेंड में तो कितना हो जाएगा ये, 5/18, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब वो बोल रहे हैं जो डिसेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो बोल रहे हैं कि बताओ भाई, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। देखिए, जो मुझे टोटल टाइम निकालना है वो ये टाइम प्लस ये टाइम टोटल टाइम होगा, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस टोटल, तो जाएगी डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। ये 1 क्यों है, ये 1 है जब वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन टाइम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है उसमें भी कुछ कार चल जाएगी, फिर वो डिसलरेट करेगी, थोड़ा धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस सेकंड में शुरुआत में जब रिएक्शन टाइम लग रहा है तो डिसलरेशन को चाहिए, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम सीधे लगा सकता हूं मैं। सो स्पीड इनटू टाइम लगाता हूं, तो स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम, स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम, ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 मीटर, करेक्ट। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट किस लगाऊंगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर दूसरा इजी तरीका क्या है, मैं इसको थर्ड इक्वेशन सॉल्व करता हूं। जब मैं थर्ड इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। डिसलेशन कितना है, -6, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो ये जाएगा 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे लगभग आएगा 18.75 के आसपास। तो ये फॉर्मूला आप यू स्क्वायर बाय 2a करके याद कर सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया टोटल 21.75 मीटर। क्लियर। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 19 के, बिल्कुल सिमिलर, राइट। उन्होंने क्या गिवन है, ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई दे रखा है, दोनों का रिएक्शन टाइम दे रखा है, एक का 0.2 है, एक का 0.3 है। रिएक्शन टाइम इसका 0.2 है, इसका 0.3 है। इसकी स्पीड 54 है, 54 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, राइट, और 72 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दे रखी है इनकी इनिशियल। वो बोल रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 4 केसेस हैं, ए और बी। फर्स्ट केस में उनने एक्सेलरेशन दे रखा है, दोनों के केस में जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग, कितना दे रखा है, 6, राइट। एक्चुअली ये -6 है बट मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल S1 और S2 दोनों का निकालना पड़ेगा मेरे को। आपको पता है S1 क्या है, S1 वो डिस्टेंस है जब वो रिएक्शन टाइम में ट्रेवल करता है, और S2 वो डिस्टेंस है जब वो ब्रेक लगाने के बाद ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहां पे S1 कितनी हो जाएगी इसकी, दिस इनटू दिस, सो 15 इंटू 0.2 दैट इज 3। इसका कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर, राइट। सेकेंड कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर बाई 2 ऐसे, तो यू स्क्वायर कितना है मेरा, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 18.75, तो ये जाएगा मेरा 21.75, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 22 भी लिख सकते हैं इसको, आप बुक में देखोगे तो आंसर 22 मिलेगा शायद। सिमिलरली इसके लिए S2 निकालते हैं, सो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, राइट।
400 divided by 12. So this 400, this 100 by 3, approx 33.33 मीटर. ठीक है. सिमिलरली आप सी और डी पार्ट इसको सॉल्व कीजिए. उसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करना है. एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 7.5, और रिएक्शन टाइम दोनों में सेम है और स्पीड भी दोनों में सेम है. तो जहां जहां मैंने एक्सेलरेशन 6 लिखा है वहां पे आप 7.5 रख के सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? अब क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको उसको समझना है. कैसे? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. मान लीजिए कि अभी जीप और पुलिस की जीप और चोर कल्प्रिट दोनों ऐसे जा रहे हैं. फिर ने टर्न ले लिया इस रोड पे, राइट. अब वो बोल रहे हैं ये कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 72. मतलब ये इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड. और जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी है? पुलिस की स्पीड अगर आप देखेंगे तो इसमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 मीटर पर सेकेंड. क्या ये चीज क्लियर है? अब देखिए ध्यान से. वो बोल रहे हैं कि जब जीप इस एंड पे आई है, ये एंड कल्प्रिट 10 सेकेंड पहले ही क्रॉस कर चुका है. 10 सेकेंड पहले क्रॉस कर चुका है कल्प्रिट. तो 10 सेकेंड पहले ये 20 की स्पीड से मूव करता हुआ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 10 सेकेंड में? क्या 200 मीटर. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट. इसका मतलब ये 200 मीटर इस पॉइंट से, ये पुलिस है, जीप और ये कल्प्रिट है. अभी कल्प्रिट 200 मीटर आगे इस इंस्टेंट पे, ये 25 की स्पीड से मूव कर रहा है और ये 20 की स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है. अब वो क्या बोल रहे हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में पुलिस कल्प्रिट को पकड़ लेगी. तो जब भी दो पार्टिकल मूव करें हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको इजी कर सकते हैं. मैं मान लेता हूं कि कल्प्रिट रेस्ट पे, अगर मैं कल्प्रिट को रेस्ट पे मान लेता हूं तो इसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी पुलिस की? 5 मीटर पर सेकेंड. क्या चीज क्लियर है आपको? कैसे? देखो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट. वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है? +25. वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट कितनी है? +20. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5. मतलब कल्प्रिट को क्या लगेगा कि पुलिस मेरी तरफ आ रही है कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. 5 मीटर पर सेकेंड की ये रिलेटिव स्पीड है, राइट. अब इनको रिलेटिव सेपरेशन कितना ट्रेवल करना है? 200. इसका मतलब कितना टाइम लगेगा इनको? टाइम लगेगा 200 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 40 सेकेंड्स. इसका मतलब 40 सेकेंड्स बाद पुलिस कल्प्रिट को पकड़ लेगी. अगर 40 सेकेंड्स बाद पुलिस कल्प्रिट को पकड़ लेगी तो हमें पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग द जीप विल कैच द बाइक. कितनी दूर बाद टर्निंग से जीप कैच करेगी कल्प्रिट को. तो जीप कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 25, राइट. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कैच करने के लिए इन दोनों को? तो इनको कैच करना पड़ेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी? स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 25 इंटू 40. कितना आ गया ये? 1000 मीटर. क्लियर? मतलब 1000 मीटर ट्रेवल करने के बाद आप, या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पुलिस जीप कल्प्रिट को पकड़ लेगी. इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं. अगर मैं कल्प्रिट के रेस्पेक्ट से देखूं
ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं कल्प्रिट के रिस्पेक्ट से देखूं तो बेसिकली कल्प्रिट यहां से यहां तक 40 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लीजिए एक्स। पुलिस को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स प्लस ये वाली डिस्टेंस, एक्स प्लस 200। तो मैं करता हूं 200 प्लस एक्स, क्या वो भी 1 किलोमीटर के बराबर ही आना चाहिए? देखते हैं। तो एक्स, एक्स क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है कल्प्रिट की, 20, टाइम कितना लग रहा है 40, तो ये हो गया 80 इंटू 10 दैट इज 800। क्या फिर से आ गया मेरा 1 किलोमीटर, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, a car is traveling at a speed of 60 kilometer per hour, another car traveling 42 kilometer per hour, assuming car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and total road distance used for the overtake. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिए कैसा है ये। मान लीजिए दो कार है ऐसे, दोनों की लेंथ 5 मीटर, करेक्ट। क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग या मीटिंग या ओवरटेकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ओवरटेकिंग में क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस कार को यहां, जैसे इसको मैं रेस्ट पे मान लेता हूं अभी, इस वाले को क्या माना, रेस्ट पे। ओवरटेक में क्या होगा, ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा। जब तक इसका टेल, इस वाली कार का बैक इस वाले कार के फ्रंट से आगे ना निकल जाए, तब तक इसको ओवरटेकिंग नहीं बोलते, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर ट्रेवल करना है तो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितनी चलनी पड़ेगी, जो रिलेटिव डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो 5 मीटर प्लस 5 मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर। अगर मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड देखूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड है 60 माइनस 42, बट ये किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे को 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया मेरा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं लगाता हूं स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम मेरा आ जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 2 सेकेंड्स। इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद ये जो कार है ये इसको ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट, वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ओवरटेक, ड्यूरिंग द ओवरटेक यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस और टोटल रोड लेंथ यूज्ड। देखिए ध्यान से, रोड लेंथ भी दो तरीके से निकली, कैसे, एक तो ये लेंथ पूरी, इसको मैं मान लेता हूं S1, ठीक है। जहां पे कार खड़ी हुई है फर्स्ट वाली, वो भी तो लेंथ कवर कर गई अपन इनिशियली, कितना ही है 5 मीटर। सो जो आंसर आएगा मेरा रोड लेंथ वो आएगा 5 मीटर प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको क्रॉस करने में। अब देखिए इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 इंटू 5/18, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमें लग रहा है 2 सेकेंड्स। तो जो टोटल लेंथ यूज हो जाएगी, बच्चे क्या करते हैं 5 मीटर को भूल जाते हैं रोड लेंथ यूज करने में, पर आपको यही चीज ध्यान रखना है, रोड लेंथ जब आप निकालें तब 5 मीटर भी ऐड करें, क्योंकि इनिशियली जब कार यहां खड़ी है तब इतनी लेंथ तो यूज कर रखी है ना रोड की अपन ने, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस 600/18, 600/18 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये जाएगा 100/3, ठीक है। सो मेरा आंसर आ गया लगभग 38.3 मीटर। क्लियर। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है इसमें, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सी स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो एक बॉल दे रखी है उन्होंने, उसको प्रोजेक्ट कर दिया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, राइट। हमें पता है जो टाइम अपवर्ड मोशन में होता है वो u/g होता है, तो मेरा हो गया ये 5 सेकेंड्स। जो मैक्सिमम हाइट होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g, तो ये कितना आ गया मेरा 50² डिवाइडेड बाय 20, सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 125 मीटर। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या पूछा उन्होंने, दे आर आस्किंग द स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाइट के आधे रास्ते पे,
तो मैं यूज करूंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्पीड कितनी नहीं चली, हमें पता है गिवन है 50 स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना है -g माइनस 10 इंटू हाइट का आधा। हाइट का आधा मतलब यू स्क्वायर बाई 2g का आधा। ये हो जाएगा 125/2। तो कितना हो गया मेरा 2500 माइनस 1250। तो मेरा आंसर आ गया 1250 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गिवन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विथ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने पार्ट 7 काइनेमेटिक्स पार्ट 7 की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 7। तो जब हम ड्रॉप करते हैं, बेसिकली हम ड्रॉप नहीं करते हैं, हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं। ये आपको पता है कॉन्सेप्ट ना। ये किस हाइट पे 60 मीटर की, 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कितनी देर लगेगी बॉल को नीचे आने में। अब देखो बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है -60। मैं लगाऊंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 7 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन -g इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.23 सेकेंड्स, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने ऊपर फेंक दिया है, ठीक है। जी वैल्यू लेंगे हम 9.8। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g लगाएंगे 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो ये मेरा आ गया 40 मीटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे ही पार्टिकल यहां रीच करता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो पूछ रहे 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले। अब 1 सेकेंड पहले निकालूं मैं या फिर मैं निकालूं टॉप मोस्ट पॉइंट के 1 सेकेंड बाद, क्या बात बराबर होगी? सिमेट्रिकल मोशन होता है, क्लियर। इसका मतलब अगर मैं इसको t इक्वल टू 0 मानूं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 मानूं, तो वो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली तो माइनस में आएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी प्लस में आएगी। बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि मोशन सिमेट्रिकल मोशन होता है। सिमेट्री का यूज करके आप प्रॉब्लम को काफी आसान बना सकते हैं। तो हमारी वेलोसिटी हो गई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मेरा हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। अगर g की वैल्यू 9.8 है तो आप ले लीजिए -9.8 मीटर प्लस सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए सी पार्ट। डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 और सच एज 40 और 80? अभी आपको बताया मैंने कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी स्पीड से फेंको, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड तो हमेशा 0 होगी। उसके 1 सेकेंड बाद तो हमेशा स्पीड कितनी होगी 9.8, मतलब उसके 1 सेकेंड पहले भी स्पीड कितनी होगी 9.8। क्या ये चीज आपको क्लियर है? Now we'll see question number 26. A person sitting on the top of a tall building is dropping ball at regular intervals of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. प्रॉब्लम में गिवन है कि 6 बॉल है, 6 बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब छठी बॉल टॉप पॉइंट पे है तब हमको फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड की पोजीशन निकालना है, राइट। Now we are assuming that this initial velocity is 0 and the acceleration due to gravity is constant, that is 9.8 meter per second square. So at t equal to 1, the position of this fifth ball, the t equal to 2, this is the position of fourth ball. At t equal to 3, this is the position of the third ball from the top, right? Now we are using s equal to ut plus half at square. You know that the initial velocity is 0.
So the displacement is equals to half into minus 9.8 into t square. Now if you put the values t equal to 1, 2 and 3, you will get different displacements. So by putting t equal to 1, we are getting displacement as 4.9 meter. At 2 seconds, we are getting 19.6 meter, and at t equal to 3 seconds, we are getting 44.1 meter. Right? Now, let's move on to problem number 27. What is given in this problem? A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed, assume uniform, should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 meter? गिवन एक बिल्डिंग है, वहां से एक बच्चा स्लिप हो गया है, राइट? स्लिप हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ड्रॉप हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0. अगर मैंने मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है इस हाइट से. हाइट कितनी है? इसकी हाइट गिवन है 11.8 मीटर, राइट? अब यहां से एक मैन भागता हुआ आ रहा है कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से. वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? ही इज मूविंग विद स्पीड ऑफ यू. ठीक है, ये हमें निकालना है. कितने डिस्टेंस पे है वो? 7 मीटर डिस्टेंस पे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैन की हाइट गिवन भी है, कितनी है? 1.8 मीटर्स. नाउ बेसिकली इस बच्चे को बचाने के लिए क्या होगा? जब तक ये मैन यहां तक आएगा, ये बच्चा अगर इस पॉइंट पे आ गया तब ये बच जाएगा, राइट? सो द टाइम टेकन बाय द मैन to come from this point to this point should be equal to the time taken by this kid from the top of the building to this point, right? दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर द किड. सो बाय अप्लाइंग s equal to ut plus half et square in y direction, we are taking the displacement to be, this is 11.8 and this is 1.8, right? So what is the effective distance the boy can drop? He can come up to this point, right? So this will be 11.8 minus 1.8. The effective distance is minus 10 meter. Displacement, so I am taking this point to be origin. So this is minus 10 meter in the downward direction. Initial velocity is 0. Acceleration is 10 t square. So here we got the time to be root 2. Right? Now, they are asking what should be the speed. In root 2 time, the man should reach at this point by covering 7 meter distance. So by applying speed equals to distance by time, I am applying 7 by root 2, right? So this should be the velocity of man so that he can save the boy, right? It will come out approximately 4.9 meter per second. Let's move on to next problem. Problem number 28. What is given in this? A NCC parade is going to a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet get the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. So here what is given? एक ट्री है, ट्री की हाइट कितनी गिवन है? 12.1 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट? मान लीजिए कैडेट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे. सो इस बेरी को कुछ टाइम लगेगा यहां से ग्राउंड तक आने में, राइट? कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं. वी विल अप्लाई s equal to ut plus half et square और वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट 2h by g. हाइट गिवन है 2 in 12.1, g कितना है 9.8. सो मेरा टाइम कितना आ गया? मेरा टाइम आ गया 1.57 सेकेंड्स. इतनी देर में बेरी जमीन पे आ जाएगी. Now, if we calculate the distance, distance is nothing, it is speed into time. What is the speed? Speed is given 6 km per hour. Can I convert it into meter per second? 5 by 18 meter per second, right? Into time. What is time? 1.57. So
On calculating this, you'll get 2.68 meter. At this distance, you'll get the berry, right? Now, let's move on to next problem. A ball is dropped from a height. If it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it is dropped. क्या given है हमको? It is given that क्वेश्चन नंबर 29, एक हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया, राइट? ड्रॉप क्या मीन्स? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 0 एट दिस पॉइंट. नाउ एक पॉइंट में कंसिडर कर लेता हूं बी, ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं ए. दिस लास्ट पॉइंट इज आई एम कंसिडरिंग टू बी सी. ये बोल रहे हैं बी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है? फ्रॉम बी टू सी द टाइम टेकन इज 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड्स, राइट? यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी मान लेता हूं वीबी, यहां पे वेलोसिटी मान लेता हूं वीसी. नाउ what else is given? Last 6 meter means this distance is also given, right? This distance is 6 meter. Okay, so we'll use S equal to ut plus half et square. So between point B and C, S equal to ut plus half at square, right? Displacement is negative. How much? -6. Initial velocity I don't know. Assume u means the velocity at point B into time. What is the time taken in this situation? 0.2 plus acceleration, that is -9.8 into 0.2 square, right? So from this equation you can easily calculate the velocity. The velocity at point B will come out to be 29 meter per second, right? Now we need the total height, right? So first of all I am calculating this height h, because here we know we got the velocity vb, we have this velocity, we know the acceleration. So I am using between point A and B, where I am using the third equation of motion, v square equal to u square plus 2as. So the velocity will be vb square, that is 29 square. Initial velocity is 0, acceleration is -9.8, s is the displacement. So here I am getting the displacement to be 42.05 with a negative sign, and here the negative sign shows that the body is coming in the downward direction. Now if they are asking the total height of the tower, the total height will be given by 42.05. This is the height is always positive, plus this distance 6 meters. So here I am getting 48.05 meter, right? Now let's move on to 30th problem. A ball is dropped from height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in sand, assuming it to be uniform. उन्होंने बोला कि एक सैंडी इस फ्लोर पे मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, राइट? तो बॉल कुछ अंदर पेनिट्रेट कर रही. What are the information that is given to us? इसकी हाइट गिवन है. हाइट कितनी? 5 मीटर है. अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, so we can easily calculate the height, the velocity before hitting the ground, under root 2gh. So it comes out to be 2 into 10 into 5. This is 10 meter per second. This is the velocity when it touches the sandy ground. Now, due to this retardation offered by the sand, the final velocity will be 0 at this point, right? So the distance covered is 10 centimeters. So I'm writing it in meters. It is 1 by 10. You have to find the retardation. See, you have velocity, you have final velocity, you have initial velocity. I'm calculating it between these 2 points now. So you have final velocity, you have initial velocity, you have displacement. We'll use third equation of motion, v square equals to u square plus 2s. So the final velocity is 0, initial velocity is 10 square plus 2 into
acceleration that we have to find, retardation into 1 by 10 meter, right? So here we are getting 100 into 5 with a negative sign, minus 500 meter per second square. Is this clear? Now, let's move on to problem number 31. In problem number 31, what is given to us? An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. अब if you have referred part 7 of kinematics, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं, पार्ट 7 देखा है, तो आपको ये प्रॉब्लम काफी इजी लगेगी. कैसे? एक एलिवेटर मान लीजिए, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, राइट? तो ये एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है नीचे की तरफ है, राइट? ना अगर मैंने इसको कॉइन को ड्रॉप किया है, कितने टाइम बाद, t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये कॉइन जमीन पे आ जाता है. ठीक है. नाउ अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू नो दैट इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आपको फीट में भी इसकी वैल्यू याद होना चाहिए. नाउ रिलेटिव सेपरेशन कितना है? रिलेटिव क्यों ले रहा हूं? बेसिकली क्योंकि यहां पर ये फ्रेम भी मूव कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रिलेटिव सेपरेशन. सो द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना गिवन है? 6 मीटर गिवन है, राइट? नाउ एक बात बताओ, जब भी मैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कॉइन को ड्रॉप करता हूं तो क्या एक्सेलरेशन ट्रांसफर होता है? नहीं, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता. मींस द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन इज g ओनली एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटर और दिस लिफ्ट, this is coin g and this is lift, let's say a, right? So what is the acceleration of coin with respect to lift? It is acceleration of coin minus acceleration of lift, right? So it is a minus g minus a. Now what is the relative velocity? Basically both are at rest initially, so I can consider the relative velocity to be 0. Now relative separation is also given 6 meter. So I am using s equal to ut plus half at square in relative terms. You know that we can use this in 4 formats. So s equal to ut plus half a t square. टाइम कितना लगा रहा है रिलेटिव टाइम दोनों के बीच में? 1 सेकेंड का. Now here we are getting 12 equal to g. g कितना है? 9.8 नहीं, यहाँ पे कितना होगा? 32, क्योंकि हम सब कुछ फीट में ले रहे हैं. So मेरा एक्सेलरेशन आ गया 20 फीट per second square. Clear? Now we'll move on to problem number 32. Problem number 32 में क्या given है? A ball is thrown horizontally from 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. क्या चीज गिवन है हमको? कि एक बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूं, कितनी स्पीड से थ्रो कर रहा हूं? 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूं, ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 32. तो ये बॉल कुछ ऐसे नीचे आएगी पैराबोलिक पाथ में, राइट? हाइट कितनी? 100 मीटर गिवन है. नाउ यू नो दैट टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट 2h बाई जी. और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux इंटू टी. ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले टाइम निकाल लेता हूं. 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9.8. टाइम कितना आ गया मेरा? टाइम आ गया मेरा 4.5 सेकेंड्स. ठीक है, अब देखते हैं रेंज कितनी दूर आके गिरेगा ये. सो रेंज निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 20 इनटू टाइम. व्हाट इज टाइम टेकन? सो द रेंज आ गई 90 मीटर. मतलब यहां से 90 मीटर दूर जाके ये पार्टिकल गिर जाएगा.
अब थर्ड चीज ये निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है. सो आई हैव टू यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन बिकॉज देयर विल बी टू कंपोनेंट्स. ठीक है, ये गिरेगी तो कुछ ऐसा गिरेगा. अगर ये x कंपोनेंट होगा इसका, ये vy vx, this will be net velocity. So I am using in x and y direction separately. vx equal to ux plus there is no acceleration, मतलब horizontal component of the velocity कभी चेंज नहीं होगी. vy equals to uy minus gt, vy minus gt. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया वहां पे -9.8 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर लग रहा है हमको 4.25 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली. इसको 10 भी ले सकते हैं अपन, राइट, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं तो ये लगभग आता है 45 के आसपास, है ना. मतलब एग्जैक्ट अगर 45 ही आएगा, अगर मैं 9.8 लूंगा तो 44 पॉइंट समथिंग आएगा. सो vx कितना मेरा 20. अगर मैं नेट स्पीड निकालू v नेट, तो v नेट कितने आएगी √a² प्लस b². So it is 20 square plus 45 square. So what is the total speed finally before hitting the ground? आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48.42 मीटर पर सेकेंड. अब एंगल निकाल लेते हैं. एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y कॉम्पोनेंट बाय x कॉम्पोनेंट. y कॉम्पोनेंट कितना है, y कॉम्पोनेंट हमारा 45, राइट. बेसिकली ये 44.1 है. इफ आई टेक दिस टू बी GS 9.8 divided by 20. So here I am getting the angle to be tan inverse 2.205. So कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो एंगल आ जाएगा लगभग 6 डिग्री बिलो x एक्सिस. क्लियर. नाउ प्रॉब्लम 33 देखते हैं. व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम? A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find the maximum height range. Given है u. This is u is given 40 meter per second. थीटा भी given है कितना 60 डिग्री. वो दो चीज पूछ रहे हैं मुझसे, h max पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, एंड सेकंड दे आर आस्किंग रेंज. व्हाट इज द रेंज? सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. सो इफ यू पुट द वैल्यू u स्क्वायर साइन थीटा साइन 60 √3/2 divided by 2 into 10. So I am getting the height to be 60 meters. Range आएगा मेरा u square sin 2 theta by g. So here I am putting the values 40 square into sin 120 डिग्री divided by g, right? इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरी रेंज आएगी 80√3 मीटर. ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. इन अ सॉसर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यार्ड में और फीट में वैल्यू क्या होती है. 1 yard इक्वल्स टू 3 feet, राइट. तो अगर मुझे 40 yards दे रखा है, 40 yards, तो मैं इसको लिख सकता हूं 40 into 3 that is 120 feet, राइट. अच्छा, दूसरी चीज, हम 45 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हम एक काम करते हैं, हम निकाल के लेते हैं रेंज कि बॉल वहां तक पहुंच भी पा रही है या नहीं, राइट. तो हम निकाल के देखते हैं बॉल कहां तक पहुंच रही है. रेंज कितना है, मैक्सिमम रेंज गिवन है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. व्हेन यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट 64 होल स्क्वायर 45 डिग्री, सो साइन 91 डिवाइडेड बाय 32. व्हाई आई एम यूजिंग 32? बिकॉज g वैल्यू इज 32 इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू, फीट पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर द रेंज कम्स आउट टू बी 120 feet, 128 feet, राइट. दिस इज द रेंज. नाउ अगर ये 128 आ रहा है और ये कितना है 120, इसका मतलब डेफिनेटली गोल पोस्ट से आगे निकल जाएगी मेरी बॉल. तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ऐसा, तो 128 यहाँ तक जा रहा है, बट मेरा गोल पोस्ट कहाँ पर है 120 पे इधर.
अब ये चेक करता हूं ये हाइट, इसकी गोल पोस्ट की हाइट, ऐसा ना हो कि ये गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाए, राइट। तो इस पॉइंट पे यहां से डिस्टेंस 120 है और टोटल रेंज जो इसकी आ रही है वो 128 आ रही है। बस मैं ये चेक कर लेता हूं कि इसकी हाइट अगर 10 से ऊपर है, क्योंकि हाइट गिवन है हमें 10, अगर ये 10 फीट से ऊपर है तो गोल में नहीं जाएगा, और 10 से नीचे है तो ये गोल पे चले आएगा ना। उसके निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करूंगा, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, राइट। x की वैल्यू यहां से ली जाती है हमेशा ओरिजिन से, दैट इज 120, सो इट इज 120 tan 45 इंटू 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 128। सो सॉल्व करने पे आएगा 7.5 मीटर, मतलब डेफिनेटली ये गोल हो जाएगा, गोल पोस्ट के अंदर चले जाएगा, राइट, क्योंकि गोल पोस्ट की जो हाइट है वो 10 है और ये 7.5 है, मतलब अंदर चला जाएगा इजीली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विद स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज, राइट। आपने देखा होगा वो आंटियां खेलते रहते बच्चे, ठीक है, उसको आंटी बोलते हैं या गोली भी बोलते हैं, वो छोटी छोटी होती है गोल गोल, यूजुअली वो ग्लास की होती है, राइट। सो द गोली ऑफ one player is situated at a distance 2 meter from the goalie of the second player. This second player has to project his goalie by keeping the thumb to the left hand at a place of his goalie and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier? मुझे क्या गिवन है, एक पर्टिकुलर हाइट से, राइट, क्योंकि मैं हाथ रखूंगा, उंगली रखूंगा जमीन पे, और मैं एक पर्टिकुलर हाइट से इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करूंगा, और गिवन है कि यू हैव टू थ्रो हॉरिजॉन्टली ओनली, राइट। तो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल हो गया अपना इस टाइप का, और यहाँ पे गोली के ऊपर गिर जाना चाहिए। तो ये जो चीज है वो है गिवन 19.6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये डिस्टेंस मुझे 2 मीटर गिवन है, राइट। अब मैं लगाता हूं इक्वेशन y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो मेरी यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी एक्स स्क्वायर बाय 2y, जी की वैल्यू में पुट करूंगा 9.8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 100, तब u की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप इतनी स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तब वो हिट कर जाएगा उसकी गोली को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गिवन है फिगर शोज 11 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? देखिए मुझे क्या करना है, इस डिच को बाइक से क्रॉस करना है। ये डिच है ऐसा कुछ, और यहाँ पे बाइक है ऐसे 15 डिग्री है, मतलब बहुत छोटा एंगल है। यहां से 5 मीटर की लेंथ की बाइक है। जैसे ही ये फ्रंट टायर ऊपर जाएगा, यहां से ये ऐसे 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 लैंडिंग होगी, जब रियर टायर, पीछे वाला टायर यहां आ जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब मुझे टोटल रेंज ट्रेवल करनी है वो ये प्लस लेंथ ऑफ द बाइक, तो ये हो जाएगा 11.7 प्लस 5। ये बहुत आप ध्यान रखिए कि आपको रेंज कितनी कवर करनी है, 11.7 प्लस 5, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, राइट। एंगल ऑफ पोजीशन कितना है 15 डिग्री, सो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 30 डिग्री। सो हियर आई एम गेटिंग यू स्क्वायर साइन 30 बाय जी इक्वल टू 16.7, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको रूट लेंगे, सो यू विल गेट 32 फीट पर सेकेंड, ठीक है। 37 प्रॉब्लम देखते हैं, क्या गिवन है यहां पे। A person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally.
If he throws the packet directly aiming to at the front with a speed of 15 feet per second, how short the packet will fall? क्या गिवन है हमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 36 देखते हैं. यहां पे हमें गिवन है कि एक बच्चा खड़ा है बिल्डिंग पे और उसका दोस्त खड़ा है यहां पे, राइट? इधर मान लीजिए. नाउ उसने इसको एम करके फेंक दिया. अगर इसको एम करके फेंक दिया तो बेसिकली आप ग्रेविटी इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो ये कुछ ऐसा गिर जाएगा या पैराबोलिक पाथ में, राइट? आपने 20 स्पीड से अगर फेंका भी उसको एम करता हुआ तब भी वो ग्रेविटी के इफेक्ट से थोड़ा सा शॉर्ट फॉल हो जाएगा. तो हमें यही बताना है कि कितना वो शॉर्ट हो जाएगा. ठीक, चलिए पहले हम देखते हैं. ये 171 ये सब कुछ फीट में गिवन है तो हमको जी भी कितना लेना पड़ेगा? 32 फीट. याद है आपको? गुड. नाउ सबसे पहले हमें वाई डिस्प्लेसमेंट पता है, राइट? हमें इसकी स्पीड पता है कितनी है, 15 की स्पीड से थ्रो किया है इसने. ठीक है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं, मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगाऊंगा एक्स और वाई डायरेक्शन में. आई एम यूजिंग s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स और वाई डायरेक्शन में, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है, एक इक्वेशन से मेरे को टाइम आएगा और दूसरी इक्वेशन से मुझे डिस्टेंस आ जाएगी. तो मेरी यहाँ पे टाइम आता है एस वाई कितना है डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव -171. ये डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज -15 साइन थीटा, राइट? एक्सेलरेशन कितना है? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ना अब यहां पे मुझे एंगल पता नहीं है, राइट? तो सबसे पहले मैं एंगल निकाल दूं. अगर अपन ट्रायंगल को देखें, ये 228 है, राइट? ये वाला ट्रायंगल. अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लूं तो कितनी हो जाएगी? ये √a² + b². इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 285, राइट? 81225 आता है, आपका आ जाएगा 285, राइट? सो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर 171 डिवाइडेड बाय 285 और कॉस थीटा भी आ जाएगा. आपको कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 228 डिवाइडेड बाय 285. ठीक है, चलिए. नाउ यहां पे आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको तो टी आएगा हमारा 2.98 सेकेंड्स. ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्लीज आप सॉल्व कर लीजिए. इक्वेशन आपको यही बनानी है. अब टी की वैल्यू आप यहां पुट करते हैं तो आपका एस एक्स आ जाएगा. एस एक्स कितना आएगा हमारा? 15 cos थीटा इंटू टी, राइट? 2.98. जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192.13 मीटर, राइट? थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कोई, सॉरी ये प्रॉब्लम नंबर 37 था. अब अपन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 38. व्हाट इज गिवन? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर with speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away? चलिए देखते हैं हम क्या गिवन है. यहां से कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री पे हमने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया है, राइट? तो ये कुछ ऐसी रेंज कवर करेगा. रेंज कितना आएगा? रेंज इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा बाई जी. मैं वैल्यूज पुट करता हूं उसमें. सो दैट इज 15² इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय जी. दिस कम्स आउट टू बी 19.88 मीटर. इसका मतलब डेफिनेटली अगर 5 मीटर के बाद बॉल है तो वो उसको हिट कर जाएगा. सेकेंड पार्ट में पूछा हमने हाउ will the answer differ if the wall is 22 मीटर अवे? डेफिनेटली अगर 22 मीटर अवे हो जाएगी वॉल तो रेंज के बाहर निकल जाएगी, मतलब तब उस केस में ये हिट नहीं करेगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट
इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देखिए ध्यान से, हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया है, लेक्चर में आप देखिए तो मैंने टोटल एवरेज निकाली थी यहां से यहां तक की, कितना आया था u cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो y कंपोनेंट इधर पॉजिटिव होते हैं वो यहां नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन x कंपोनेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं थ्रू आउट द मोशन, राइट। तो वो बोल रहे हैं हाफ हाइट से यहां तक का अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूं मैं इधर से इधर तक, तब भी तो केस वही होगा, जो यहाँ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। मतलब जो आंसर होगा मेरा वो होगा u cos थीटा। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड, शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। Is this statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? इस तरह का प्रॉब्लम भी हमने वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फूड पैकेट को ड्रॉप करते हो, राइट, प्लेन से, तो जिस स्पीड से प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, आपके ड्रॉप करने के बाद भी बेसिकली वो फूड पैकेट को आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने उसको क्या दिया, वेलोसिटी। याद है पार्ट 7 काइनेमेटिक्स पार्ट 7। सो आपने फूड पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया है, आपने क्या किया, थ्रो किया है, तो फूड पैकेट स्ट्रेट ना जाता हुआ ऐसा गिरेगा, और ये प्लेन हमेशा फूड पैकेट के रेस्पेक्ट से स्ट्रेट लाइन में ही होगा। जब फूड पैकेट जमीन पे गिरेगा तब प्लेन की पोजीशन यहां होगी, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट केस इसमें यहां पे ये आता है कि मान लीजिए प्लेन अब एंगल पे उड़ रहा है मेरा एक, राइट, इस एंगल पे उड़ रहा है u। अब मैंने ड्रॉप किया, बेसिकली आपने ड्रॉप किया है, थ्रो किया है, अभी भी हमने थ्रो किया है फूड पैकेट को। अब फूड पैकेट ऐसे जाता आएगा और गिरेगा जमीन पे, राइट। अभी भी क्या हुआ, थ्रू आउट द मोशन क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको ऐसा लगता है बराबर होंगे? अगर बराबर है इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन अभी भी क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये थ्रू आउट द मोशन इसके पैरेलल ही होगा, या मैं बोलूं कि स्ट्रेट लाइन में ही होगा। ये तो प्लेन ऐसा निकल जाएगा और फूड पैकेट यहां आएगा ऐसे, हमेशा इसके नीचे स्ट्रेट लाइन। क्या चीज क्लियर है आपको? चलिए अगला प्रॉब्लम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रो अ बॉल straight upwards. The car is moving horizontal road with an acceleration 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8. How far behind the boy will the ball fall on the car? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये कितने टाइम बाद बाहर जाएगी। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, 2 × uy/g, याद है आपको? स्पीड कितनी है वाई डायरेक्शन में, दैट इज 9.8, जी कितना है 9.8, इसका मतलब 2 सेकंड में ये बॉल गिर जाएगी, राइट। अब क्या होगा, बेसिकली ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ये बॉल पीछे गिरेगी ऐसे, क्योंकि वो बॉय आगे निकल जाएगा कार में बैठ के, है ना। तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये बॉल पीछे गिर रही है, बॉय को क्या लगेगा कि बॉल पीछे गिर रही है। तो कितनी पीछे गिरी है, हम लगाते हैं s = ut + ½ et²। इस बार x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि कार एक्सेलरेट कर रही है। जनरली हम जब फ्री फॉल मोशन देखते हैं तो वहां पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, लेकिन यहां पर होगा, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x डायरेक्शन में वो आएगा मेरा ½ × जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x डायरेक्शन में वो कितना आएगा, ½ × x × t²। तो मेरा आंसर आ गया 2 मीटर, करेक्ट। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 42। अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 steps, each of 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, आप देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेयरकेस बनाता हूँ ऐसा, राइट, ये मैंने स्टेयरकेस ड्रॉ किया, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर वाइड है और 10 सेंटीमीटर हाई है।
फिर ये ऐसा है लाइक नाउ वो क्या पूछ रहे हैं कि यहां से अगर मैं बॉल प्रोजेक्ट करूं तो बिना स्टेयर्स पे टकराए वो डायरेक्ट यहां गिरना चाहिए, मिनिमम स्पीड, राइट। अब मिनिमम के लिए क्या होगा कि अगर मैंने वेलोसिटी इतनी अचीव कर ली कि मैं इसके एज से बाहर निकल गया, एज से इसके एज पे ना टकराते हुए थोड़ा सा बाहर निकल गया, लाइक ऑलमोस्ट एज ही ले लेता हूं मैं, तो यहां पे क्या गिरेगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि यहां की एज तक पहुंच जाए, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस 20 ट्रेवल करे और ये डिस्टेंस 20 ट्रेवल करे और हाइट कितना कवर करे 20, ठीक है। तो मैं यूज करता हूं वाई डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना चाहिए 20 मीटर इंटू 20 मीटर चाहिए, और एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए मेरे को 20 इंटू 2, ठीक है। बेसिकली ये 10 और ये 10, तो वाई कितना हो गया मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 इंटू 2, और एक्स में तो कितना चाहिए 20 इंटू 2 40, मतलब यहां तक पहुंच जाना चाहिए बॉल, ठीक है। अब हम इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इस स्पीड से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली जो बॉल है वो सीधे लोअर ग्राउंड पे ही लैंड करेगी आके, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 43। व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम? A person is standing on the truck moving with a constant velocity 14.7 मीटर पर सेकेंड on a horizontal road। एक horizontal road पे वो मूव कर रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। चलिए, the man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.5 meter। Find the speed, angle of projection as seen from the truck, as seen from the road। ठीक है, दो चीज निकालनी। तो हमें पता है कि 43, प्रॉब्लम नंबर 43, ये ट्रक है, राइट। ये मूव कर रहा होगा ऐसे आगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया वो, गिवन अ डिस्टेंस 14.7, दो डेटा गिवन है 14.7 एंड 15.8 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, राइट। चलिए पहले टाइम निकाल लेते हैं, कितनी देर हो गई होगी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमारा टाइम आया 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7, क्या टाइम 4 सेकेंड आ गया, राइट। इसका मतलब बॉल का ट्रेवल टाइम भी कितना होगा 4 सेकेंड। ये चीज क्लियर आपको, बॉल भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बॉल का 4 सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं 2u/g लगाऊं, uy/g, uy मतलब वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो 4 आना चाहिए। तो मेरा यहां से uy आ गया 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 19.6। ये मेरी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए 14.7 के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, राइट, स्पीड के बराबर। तो मेरी u कितनी आ गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, तो मेरी स्पीड आई 14.7 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। अब अपन थीटा निकाल लेते हैं, राइट। थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी इन y अभी निकाला कितना 19.6, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है मेरी 14.7, तो मेरा आ गया आंसर 4/3, राइट। तो यहां पुट करूंगा मैं tan थीटा 4/3, मतलब ये 57 डिग्री है, करेक्ट। सो u निकालना मुझे, तो u cos थीटा 14.7 है, तो u इक्वल्स टू 14.7 डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, यहां पे पुट कीजिए 3/5, 14.7 डिवाइडेड बाय 3/5, तो मेरा आंसर आएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द स्पीड विद विच यू हैव टू थ्रो द पार्टिकल। नाउ प्रॉब्लम नंबर 44, the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 centimeter wide and 1 centimeter high.
A batsman strikes the ball at a level of 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. ठीक है? The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. बैट्समैन से 110 मीटर दूर है. ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम. गिवन है कि ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर, राइट, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर बॉल को हिट किया ऐसे. वो बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेडियम पे, कौन से स्टेयर्स पे जाके गिरेगा वो. ठीक, दिस प्रॉब्लम नंबर 44, राइट. चलिए अब हम पहले तो हम रेंज निकालते हैं. सब कुछ गिवन है, हमें क्या क्या डेटा गिवन है. एंगल 53 डिग्री, राइट. सो हम इसकी रेंज कवर करते हैं. ये फर्स्ट जो है वो 110 मीटर पे. अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा तब आएगा मेरा आंसर 120 मीटर. इसका मतलब ये 100% इससे आगे निकल रहा है, राइट, 120 मीटर आगे. अब ये कुछ सीन ऐसा होगा कि ये ऐसा बना होगा, राइट. वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेप पे आके ये गिर जाएगा. मैं मान लेता हूं कि n स्टेप पे आके गिर गया. ठीक है, n स्टेप पे गिर गया तो यहां पे इसकी हाइट कुछ n होना चाहिए, राइट. और ये डिस्टेंस भी n होना चाहिए क्योंकि सब n इंटू 1 है. ठीक है, एक एक लेंथ है तो n हो जाएगा, n इंटू 1. अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाता हूं तब मुझे x में यहां से लिखता हूं ओरिजिन से, तो मेरा यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 110 प्लस n. x वैल्यू इज 110 प्लस n एंड y वैल्यू इज n. क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब मैं लगाता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. n इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर. 1 माइनस एक्स बाय आर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब यहां पे 5n इक्वल टू 110 प्लस n 4 इंटू 10 माइनस n डिवाइडेड बाय 120. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n आएगा 5.6. 5.6 मतलब कौन सी स्टेप हुई? 5 से ऊपर. 5 से ऊपर मतलब ये 6th स्टेप हुई है. आपकी जो बॉडी है वो 6th स्टेप पे जाके गिर जाएगी. क्लियर? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 45 में? A man sitting on the shore of a river, he is in line of 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and the maximum angles of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in same horizontal level. क्या चीज गिवन है? हमें गिवन है कि एक बच्चा है, उसको एप्पल फेंकना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, लेकिन उसकी जो ताकत है या स्पीड है, मैं बोलूँ वो फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा वो नहीं फेंक सकता. यहां पे बोट है, बोट का सेंटर 5.5 मीटर पे, इसका मतलब, और बोट की लेंथ 1 मीटर है, इसका मतलब 0.5 मीटर इधर है और 0.5 मीटर इधर है. तो अगर ये 5.5 है मतलब ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ये डिस्टेंस 6 मीटर है, राइट. मैं क्यों निकाल रहा हूं यहां से डिस्टेंस? क्योंकि मेरे को रेंज कैलकुलेट करना है. मतलब अगर मैं पार्टिकल को यहां फेंकूं तो भी चलेगा और मैं पार्टिकल को यहां फेंकूं तब भी चलेगा, राइट. इसके बीच में फेंकना है मेरे को. चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज. सो यू नो दैट एक केस में रेंज आ रही है मेरे 6, एक केस में रेंज आ रही है मेरी 5. मैं अप्लाई करूंगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यहां पे मैं यूज करूंगा 5 इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी, एक जी से 10 कैंसिल, दिस इज 1/2, 1/2 इक्वल्स टू साइन 20 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, मतलब ये आ गया मेरा थीटा 15 डिग्री आ गया, राइट। 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो इट इज 15 डिग्री। यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 0.6 इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो कैलकुलेटर साथ कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 18.43 डिग्री, राइट। अब आपको एक चीज पता है कि आप दो पर्टिकुलर एंगल पे एक रेंज पा सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है आपको। इसका मतलब अगर मैं थीटा 75 पे फेंकूंगा तब भी वहीं जाएगा जहां 15 पे फेंकने पे जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो थीटा 2 आएगा वो कितना आएगा मेरा 71.57, राइट, 71.47। दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, सो ये 5 से करेक्ट है। नाउ अब वो बोल रहे हैं कि 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और ये बोल रहा है कि 75 से कम होना चाहिए। ये बोल रहा है कि 18 तो होना चाहिए और ये बोल रहा है 17 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी एंगल चलेगा 15 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक, 15 से ज्यादा चल जाएगा और 18 से कम, ठीक है। सिमिलरली 71.5 से ज्यादा चल जाएगा और 75 से कम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं भी फेंकते हैं तो ये बोर्ड के अंदर ना गिरते हुए या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। क्या चीज क्लियर है आपको? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या गिवन है, अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉय इज सेलिंग at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. Second, how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? क्या गिवन है हमको, दोनों के शोर के बीच में डिस्टेंस कितना है, विड्थ कितनी है रिवर की 400। एक आदमी है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है अगर ये एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाता है तो इसका जो टाइम लेगा वो कितना होगा, टाइम विल बी 400 डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज 40 सेकेंड्स। लेकिन क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो यहां नया जाता हुआ क्या वो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, बट ही हैज टू पुट हिज एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन ओनली इन ऑर्डर टू रीच द ऑपोजिट बैंक इन द मिनिमम टाइम। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिवर वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो जो ड्रिफ्ट आएगा मेरा इस केस में, ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, मेरा ड्रिफ्ट आ गया 80 मीटर, ठीक है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. If he heads in the direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. Second, find the shortest possible time to cross the river. देखो क्या चीज गिवन है कि रिवर है जो फ्लो हो रही है 5 की स्पीड से और मुझे शॉर्टेस्ट टाइम है। देखो जब भी हम शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करते हैं तो क्या एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं, भले हम जाएं उस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल ही करेंगे, राइट। चलिए तो इस केस में हमें गिवन है 500, विड्थ कितनी है 500/1000, राइट। तो स्पीड मेरी है 3, तो टाइम लग जाता है 500/1000 1/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 1/6 आवर। 1/6 आवर मतलब 10 मिनट्स। बी पार्ट देखते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि इफ यू आर मूविंग एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, इधर से अपन ने थीटा एंगल से विद द रिवर फ्लो डायरेक्शन, तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 3 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट 3 sin थीटा, मतलब मेरा टाइम आ जाएगा 10 मिनट्स बाय साइन थीटा। सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम में
थीटा का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 साइन थीटा था, तो हमने 3 की जगह 3 साइन थीटा डिवाइड कर दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम नंबर 47, प्रॉब्लम नंबर 48 में क्या गिवन है? कंसिडर द अबव सिचुएशन, द मैन हैज टू रीच द अदर shore at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे इस पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाना है सच दैट उसको वापस आने में मिनिमम वॉक करना पड़े। ठीक है, मैं काम करता हूं, मान लेता हूं, मैं जनरल केस लेता हूं कि मैंने थीटा एंगल पे भेज दिया इसको। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थीटा एंगल पे चला गया। अगर थीटा एंगल पे चला गया तो यहाँ की स्पीड कितनी है? 5। अगर इसका एक्स कॉम्पोनेंट देखूंगा तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, वाई कॉम्पोनेंट कितना है? 3 sin थीटा, राइट। सो एक्स डायरेक्शन देखता हूँ, एक्स डायरेक्शन में आएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 + 3 cos थीटा, 5 + 3 cos थीटा इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये एक्स आ जाएगा। और वाई डायरेक्शन निकालता हूँ, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? 1/2, दैट इज 500/1000, 1/2 इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू टी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो ये जाएगा मेरा x इक्वल टू 5 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा। अब देखिए मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, राइट। व्हाट दे वांट कि भाई मुझे मिनिमम चलना पड़े, राइट। तो क्या पहला डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा, पहला डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, a बाय बी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 36, दिस इज 6 sin थीटा इंटू 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5 + 3 cos थीटा एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 6 sin थीटा cos थीटा, राइट। तो यहां पे हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -18/30 -3/5। cos थीटा कितना आ गया? 3/5। अगर मैं sin थीटा निकालता हूं तो यह आ जाएगा 4/5। इसका मतलब जो x मिनिमम आने वाली है, x मिनिमम क्या मेरा x ये था, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम को रिमूव करके इधर से डायरेक्ट ये x है मेरा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं कि तो जाएगा 5 + 3 इंटू -3/5 डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 2/3 किलोमीटर्स, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 49। क्या चीज की बात है यहाँ पे? The aeroplane has to go from a point A to another point B, 500 km away, due 30 degree east or north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The airspeed of the plane is 150. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है। अच्छी प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। गिवन है हमको कि यहां से हमें जाना है इधर, राइट, 500, लेकिन विंड चल रही इधर। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। वो क्या बोल रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हेड करूं मैं ताकि मैं यहां पहुंच जाऊं डिजायर्ड लोकेशन पे। देखिए अगर आप इधर जाएंगे तो हवा आपको धक्का देके समवेयर इधर ले जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको कहाँ जाना है? इधर। तो आप थोड़ा सा और एंगल अपना बढ़ा लीजिए ऐसे। मैं मान लेता हूं कि आप अल्फा एंगल पर ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। नाउ अब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है विंड की और ये आपकी वेलोसिटी है, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर आना चाहिए, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर यहां आएगा तभी आप इस लाइन पे पहुंच पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हमें एक चीज बताएं कि अगर दो वेक्टर ए और बी हों और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट जो एंगल आता है वो अल्फा आता है, और अल्फा की वैल्यू होती है tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद है वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट?
तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ से कि जो रिजल्टेंट है बेसिकली रिजल्टेंट कितना एंगल पे आएगा 30 डिग्री पे. सो आई एम राइटिंग tan 30 इज इक्वल टू वीपी. वीपी क्या है? प्लेन की वेलोसिटी. वीपी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 20 प्लस वीपी कॉस अल्फा. राइट. तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/√3. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को. वीपी की वैल्यू है 150 साइन अल्फा 20 प्लस 150 कॉस अल्फा 1/√3. तो हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल. 15√3 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस 15 कॉस अल्फा. एक काम करता हूं मैं, कॉस अल्फा को मेरे को अल्फा सॉल्व करना है. राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 15√3 साइन अल्फा. जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर की हेल्प से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 33.2 डिग्री. ठीक है. इसका मतलब ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल 33 है और ये 30 है. तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना बचा? 3.2 डिग्री. राइट. अब सेकेंड पार्ट को क्या पूछ रहे हैं? सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं यू हैव टू फाइंड द स्पीड. स्पीड मतलब मुझे क्या निकालना बेसिकली? रिजल्टेंट. राइट. रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. यहां पे अल्फा ले रखा है हमने. राइट. चलिए तो ये डालेंगे 150 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू 150 इंटू 20 इंटू कॉस अल्फा दैट इज 33.2 डिग्री. अब आपको फिर कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है. तो आपकी स्पीड आ जाएगी 167.19 मीटर पर सेकेंड. अगर वो आपसे टाइम पूछे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर. ये गिवन है अपने को. स्पीड पता पड़ी गई है तो टाइम निकल जाएगा. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 167.19. इट कम्स आउट टू बी 2992.3. राइट. सो आई एम राइटिंग दिस. इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं. ये सेकेंड्स में आया मेरा आंसर. राइट. $500 किलोमीटर है वो, तो किलोमीटर की 10⁻³ हो जाएगा. ये सेकंड्स में आया. इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट्स में हो जाएगा. 2992.33 डिवाइडेड बाय 60. कितना आ गया मेरा टाइम? मेरा टाइम आ जाएगा लगभग 49 पॉइंट समथिंग. मैं अप्रोक्सीमेट इसको 50 लिख देता हूँ. अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स. दिस इज टाइम 50 मिनट्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं. टू फ्रेंड्स A and B are standing at a distance x apart in an open field. A wind is blowing from A to B. A beats a drum and B hears the sound in time t1. Then what they are doing? A and B interchange their positions and their experiment is repeated. This time B hears the drum t2 time after he sees it. Calculate the velocity of the air, velocity of the wind, neglect the time in traveling between the friends. देखिए आप देख किसी को भी सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 0 टाइम मान लीजिए, लेकिन सुनने में आपको स्पीड ऑफ द साउंड लगता है. राइट. सुनाई आपको धीरे से देता है. अगर आपने देखा होगा कई बार जब आतिशबाजी होती है, फटाके वगैरह फूटते हैं, तो अपने को लाइटिंग पहले दिख जाती है और आवाज बाद में आती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी बेसिस पे है. क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप. पार्टिकल ए से गया बी पे. राइट. मतलब जो स्पीड ऑफ द विंड है वो इधर है VW और स्पीड ऑफ द साउंड VS. नाउ ये डिस्टेंस x है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव स्पीड VW प्लस VS. अब क्या किया? पोजीशन चेंज कर ली. जैसे ही पोजीशन चेंज कर ली तो x हो गया मेरा
T2 इस पे इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये माइनस ये, सो Vs माइनस VW, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना है, Vs निकालना है। तो एक काम करता हूं, x/T1 लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं x/T1 इक्वल टू VW प्लस Vs, ये हो जाएगा x/T2 इक्वल टू VW माइनस Vs। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, जैसे मैं ऐड करूंगा तो 2VW इक्वल टू x 1/T1 प्लस 1/T2 आ जाएगा, और आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 2Vs इक्वल टू x 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो यहां से आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 51 काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, उन्हें समझ में ही नहीं आता बच्चों को करना कैसे। क्या गिवन है कि जो विंड है इस बार परपेंडिकुलर आ रही है, तो मैं एक बार वेक्टर डायग्राम बना दूंगा तो ये प्रॉब्लम काफी इजी हो जाएगी। ये है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, इसके परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी ऑफ द विंड है, राइट। तो क्या ये रिजल्टेंट होगा इसका VSW, राइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड। सो वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट दिस एज velocity of sound with respect to wind plus velocity of wind equals to velocity of sound। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ velocity of sound का, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, अंडर रूट VSW स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, सो हियर आई एम राइटिंग V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये गिवन है, दिस इज Vs। अब डिस्टेंस तो अभी भी x ही है, तो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो आई एम राइटिंग x डिवाइडेड बाय अंडर रूट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ओके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 52, काफी आसान प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने बोला एक हेक्सागन है और उस हेक्सागन में जो पार्टिकल्स हैं वो 6% हैं। मैं पढ़ देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ। 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of side A moves with a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particles will take to meet each other. देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये पार्टिकल इधर चल रहा है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है, लेकिन हमेशा एक दूसरे की तरफ देखते हुए। जैसे थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया तो ये थोड़ा सा इस तरफ चले जाएगा, राइट, मतलब अब ये इस तरफ पॉइंट करेगा इसको। ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमेशा हर पार्टिकल अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और वो मीट कब करेंगे, सेंटर पे आके, ये ऐसे ऐसे वो मीट कर देंगे सब। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूं यहां से यहां तक का, ठीक है, तो ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री, ये सबको पता है, राइट। ये देखिए, ये है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है, तो मुझे 2 चीज चाहिए। एक चीज तो मुझे चाहिए इसकी स्पीड, एक चीज जो चाहिए वो मुझे चाहिए इसकी स्पीड। कितनी है, v गिवन है, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, जो मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन है, v cos 60, राइट, cos 60 मीन्स v/2। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और पता है आपको कि जो हेक्सागन होता है, अगर उसकी साइड्स a है तो उसकी ये वाली साइड्स भी a ही होगी, राइट, क्योंकि ईच एंगल है 60 डिग्री, इक्वल टू ट्रायंगल टाइप्स। तो मेरा टाइम हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, a, स्पीड कितनी है, v/2, तो मेरा आंसर आ गया 2a/v। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द एफर्ट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो आप DM कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। हमारा चैनल इंस्टाग्राम, आपको वहां पर भी आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको भी वहां सॉल्व करके सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। थैंक यू।